सो दूसरी ब्रांच की जब आप जानब जाते हैं तो दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी से एपिस्टीम, इट मींस नॉलेज, लोगो स्टडी, स्टडी ऑफ नेचर, स्कोप ऑफ नॉलेज एंड इट्स जस्टिफिकेशन। क्या ये ट्रू नॉलेज है, क्या ये रियलिटी पे मबनी है नॉलेज? बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू नॉलेज, what are the sources of knowledge, knowledge आता कैसे है, and what is its limitations और justified beliefs बनते कैसे हैं, इस सब को डील करती है एपिस्टेमोलॉजी। अब ये जो ब्रांचेस हैं, या जब हम फिलोसफीज पढ़ेंगे आगे चार, तो उसमें आप देखेंगे कि इन ब्रांचेस का ताल्लुक क्या है। ये सारे अपनी वीडियोस जो हैं वो ऑफ करते हैं। Give me 1 minute. जी, तो पहली जो शाख थी हमारी दैट वाज मेटाफिजिक्स, एंड दूसरी एपिस्टेमोलॉजी, एंड थर्ड लॉजिक, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और इसके इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में भी डिटेल से बता। एक्सियोलॉजी जो है अनदर ब्रांच, जिसको हमने दो कैटेगरीज में तकसीम किया, एस्थेटिक एंड एथिक्स। ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, मोरालिटी की, अच्छे और बुरे होने के प्रिंसिपल्स, गुड और बैड होने के प्रिंसिपल्स, इसको जो डील करती है वो एक्सियोलॉजी। और एक्सियोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक। एथोस से निकला है जिसका मतलब है कस्टम एंड हैबिट्स। एथिक्स मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन, हाउ ह्यूमन आउट टू एक्ट, इंसान को काम कैसे कर, अमल कैसे करना चाहिए। एंड और इसका परस्यूट होता है कि जब आप इसको फिलोसॉफिकल टर्म में बात करते हैं तो वो होता है कि राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है, क्या सही डेफिनेशन हो सकती है किसी चीज के, किसी काम के दुरुस्त होने की या गलत होने की। एस्थेटिक को आप तकसीम करते हैं, कहते हैं कि ये ब्यूटी, जॉय, हैप्पीनेस का क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है। कोई चीज खूबसूरत कब होती है, कोई किसी चीज से खुशी कब मिलती है, किसी चीज से हम अम्यूज कब होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम जी एक्सियोलॉजी। मेजर फिलोसफीज को जब हम बात करेंगे उससे पहले आई वुड बी गिविंग यू अ रीकैप। अभी तक हमने पढ़ा चार चीजें। नंबर वन, फिलोसफी, और फिलोसफी को हमने किया तकसीम उसके लिटरल मीनिंग में, डेफिनेशंस में, उसके बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं, देन जनरल अंडरस्टैंडिंग। फिर हम फिलोसफी की हिस्ट्री पर आए। हिस्ट्री में हमने कहा कि आप ये बहुत ओल्ड है। फिर हमने कहा कि वैसे इसका जो फील्ड के तौर पे ओरिजिन है वो ग्रीक से हुआ। ग्रीक्स को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, प्री सोक्रेटिस और आफ्टर या पोस्ट सोक्रेटिस। ग्रीक्स के बाद मुस्लिम्स का दौर आता है, मुस्लिम्स के बाद आते हैं जी मॉडर्न एरा की यूरोपियंस। ये हमने पढ़ी हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में हमने एक चीज देखी कि ये हिस्ट्री जो है वो डायलेक्टिक हिस्ट्री है। एक चीज का थीसिस आना, थीसिस के बाद उसका एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस हो जाना। एंड इसके बाद हमने देखा कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो हमने कहा कि भाई इसकी चार ब्रांचेस हैं। नंबर वन, मेटाफिजिक्स। नंबर टू, एपिस्टेमोलॉजी। नंबर थ्री, लॉजिक। नंबर फोर, एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हमने जनरल और पर्टिकुलर में तकसीम किया। जनरल थी ऑन्टोलॉजी और पर्टिकुलर को आगे हमने तकसीम किया तीन हिस्सों में। एक था
साइकोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड रिलीजियस। देन लॉजिक के ऊपर जब हमने बात की तो हमने इसको डिडक्टिव और इंडक्टिव में देखा। एंड देन एक्सोलॉजी की बात की तो फिर इसमें हमने एथिक्स को ढूंढा एंड एस्थेटिक को ढूंढा। अब दीज आर द टर्म्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, आपको हर एक का पता हो। जैसे मैंने अब ब्रांचेस लिख दी, आप इन ब्रांचेस को लिख के एक्सप्लेन कर सके 1 मिनट के अंदर। जब आप 1 मिनट के अंदर इनको डिफरेंस के हिसाब से एक्सप्लेन कर सके और इसके कीवर्ड आपके ज़हन में आ गए, देन आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। सो दैट इज क्लियर नाउ। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क। जी, एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि फिर हम आगे चलें। अगर कोई है क्वेश्चन तो प्लीज। ऑन्टोलॉजी मैंने बता दी। देखें, दिस इज ऑन्टोलॉजी। जब हम सेल्फ के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस करते हैं, बिहाइंड उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस, बीइंग, ऑन्टोलॉजी इज ऑल अबाउट बीइंग बीइंग के बारे में क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है वो मेटाफिजिक्स में जब हम करते हैं तो दिस इज ऑन्टोलॉजी। इट इज अ सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। हम आए कहाँ से हैं, क्या हमारा आना जरूरी था? इज देयर आर वी इन्फिनिट? क्या हम बने किस चीज से हुए? आर वी इन्फिनिट? क्या हमने कहीं जाना है? दीज आर द क्वेश्चन। इस तरह के जो सवाल हैं। वॉइस, वो जो बच्ची कह रही है उसकी तरफ वॉइस का मसला होगा। मतलब आपको समझ आ रही है ना सबको मेरी आवाज? किसी को अगर सबको मसला है तो बताएं, किसी एक को मसला होगा तो वो उसकी तरफ हो। नो नो, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, जनरल मेटाफिजिक्स की ब्रांच है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब देखें, फिलॉसफी जो है, हम फिलॉसफी पढ़ क्यों रहे हैं? कि हमें पता लग सके कि कौन सी फिलॉसफी और उसके अंदर मौजूद फिलोसफर्स ने किस तरह की नजरिया तालीम की हमायत की है। तो अगर हमें फिलॉसफी का क्रक्स पता लग जाए ना कि जी ये इस बंदे ने जो बात की है ना, इस स्कूल ऑफ थॉट, तो उसका क्रक्स ये है, उस फिलॉसफी की बुनियाद पर ही करिकुलम बनाएंगे ना वो। और जब करिकुलम का हमें पता लग गया तो करिकुलम का ही पार्ट होते हैं टीचिंग का रोल, टीचिंग मेथड्स, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। तो यही हमने पढ़ना है। तो सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? जब तक आपको क्रक्स नहीं पता लगेगा किसी फिलोसोफर का, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि चलना कैसे है। तो आज ना हमने अभी आज के सेशन में हमने ये 3 फिलोसफी पढ़ी। मैं आपको इन तीनों को 5 मिनट में ब्रीफ डिस्क्राइब करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, फिर इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है ये कहती है कि भाई ये जो दुनिया है ना, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, दिस इज द कॉपी ऑफ सम हायर वर्ल्ड। ये जो हायर वर्ल्ड है ये आइडियल वर्ल्ड है या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। ये जो आइडियल वर्ल्ड है इसकी कॉपी है ये जो फिजिकल वर्ल्ड है। कॉपी असल होती है? नहीं होती।
सो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, दिस इज इनवैलिड, imperfect, mere a shadow, inferior, कॉपी इंफीरियर होती है ना, ओरिजिनल नहीं होती। सो व्हाट अबाउट आइडियल वर्ल्ड? आइडियल वर्ल्ड वो कहता है कि परमानेंट है, चेंज नहीं है यहाँ पर। सो रियल वर्ल्ड यही है, रियलिटी यही है, जो हायर वर्ल्ड। और ये हायर वर्ल्ड है कहाँ पर? फिलोसफर, आइडियलिस्टिक फिलोसफर कहते हैं ये आपके दिमाग के अंदर। जो हायर वर्ल्ड है उसका एक खाका आपके दिमाग के अंदर है। यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन है उस हायर वर्ल्ड की कॉपीज हैं। आप उनको देखते हैं, आपके दिमाग में खाका पहले से मौजूद है, आप उनको नाम दे देते हैं कुछ, आप उनको जानने लगते हैं। अगर आपके दिमाग में उनका खाका नहीं होगा ना, तो इसका मतलब है ये फिजिकल दुनिया है, इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये है इसलिए हम इसको देखते इसलिए हैं, हम इसको सोचते इसलिए हैं, हम इसमें नाम चीज़ों को इसलिए देते हैं कि हमारे जहन में एक आइडिया है कि ये डॉग फिर रहा है ना, उसका आइडिया मेरे जहन में है, और उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसका जो परफेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी हायर वर्ल्ड में मौजूद है। उसको वो बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो वो कहते हैं वो रियल वर्ल्ड है, रियलिटी वो है। ये जो दुनिया ये रियलिटी नहीं है। तो हमने रियलिटी जाननी है, तो इसका मतलब है अगर हमने रियलिटी जाननी है तो हम फिजिकल वर्ल्ड को सोचेंगे या हायर वर्ल्ड को सोचेंगे? हम हायर वर्ल्ड को सोचेंगे, हम हायर वर्ल्ड को पढ़ेंगे, हम हायर वर्ल्ड के बारे में सवालात करेंगे, हम हायर वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेंगे। इसको तो जानना जरूरी नहीं है, ये तो इम्परफेक्ट है, ये तो चेंजिंग है, ये तो शेडो है। दिस इज आइडियलिज्म। अब आ जाओ, एक एक बात है, ये कहते हैं आइडियलिस्टिक कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको आप अपनी आंख से देखते हैं, सेंस ऑर्गन से देखते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं। सो आप जो देखकर, सूंघकर, सोचकर, सामने देखकर, टच करके जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट से, सेंसेस से जो नॉलेज लेते हैं, दिस इज इनवैलिड। सो सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो फिजिकल परसेप्शन होना गलत है, ये सही नहीं है। इससे तो आप इनपरफेक्ट वर्ल्ड का इनपरफेक्ट नॉलेज ले रहे हैं। आपको चाहिए हायर वर्ल्ड का, जो कि रियल वर्ल्ड है, उसका नॉलेज तो आपके पास इनने, आपके पास दिमाग जो है ना वो आपको रियल नॉलेज दे सकता है, आपको अकल रियल नॉलेज दे सकती है। आपके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर जो है वो जो आपका कैपेबिलिटीज है वो आपको रियल नॉलेज दे सकती हैं। आप सेंस के जरिए लीजिए, सेंस वाला जो नॉलेज है वो डिसेप्टिव। अब आ जाते हैं जी, ये एक मैंने जो आपको बात की थी ये बन गया थीसिस। चलेगी, ये थीसिस है, एक बेस बन गई। अच्छा ये है जी रियलिटी। इसका एंटी थीसिस आया रियलिज्म की शक्ल में। एंटीथीसिस है तो इसका रिएक्शन होगा कैसे, इसने कैसे, क्या इसने अलग से नई बात इसने क्या की? इसने कहा कि भाई ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये ही रियलिटी है, रियलिटी यही है। ये जो आपने बात की हुई है ना आइडियल वर्ल्ड वाली, ये कुछ मजेदार नहीं है। आइडियल वर्ल्ड शर्ट कोई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इसका, ये फिजिकल वर्ल्ड है। सो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्पोजिशन। ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये फिजिकल वर्ल्ड यही है तो इसके बारे में तो हम हाउ नो जो है सेंसेस से भी ले सकते हैं ना। ये दुनिया ही है ना, इसको मैं आंख से भी देख सकता हूँ, हाथ से, पाँव से, जुबान से, नाक से, सब चीजों से मैं इसके बारे में नॉलेज ले सकता हूँ। तो सेंस परसेप्शन जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नॉलेज लेना है ना तो नॉलेज इससे सही है। फिर यार ये दुनिया तो चेंज हो रही है ना, दुनिया तो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी इक़्तिदार, वैल्यूज, हमारा कल्चर, हमारी मोरालिटी, ये भी तो चेंज हो रही है, ये भी तो चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि हमें, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं व्हाट इज गुड,
तो ये जो गुड है ये तो मुसलसल चेंज हो रहा है, तो देयर इज नो परमानेंट ट्रूथ। परमानेंट ट्रूथ तो नहीं है फिर कोई, तो चेंज हो रहा है। जबकि आइडियलिज्म कहता है कि वो जो आइडियाज हैं वो रियलिटी और वो फिक्स है, उनमें चेंज नहीं है। तो चेंज नहीं है तो परफेक्ट जो है वो परफेक्ट है, उनमें तो चेंज है ही नहीं। तो जी यहाँ पर इसने आके ये बातें कर, नेचुरलिज्म आ गया। नेचुरलिज्म कहता है जी इट इज क्लोज टू रियलिज्म। ये कहते हैं, नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि भाई देखिए, बात यह है कि एक तो आपकी बात ठीक है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना जी, यही रियलिटी है, रियलिटी यही है फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन ये जो दुनिया बनी है ना, ये असल में नेचर से बनी है। इसको गॉड ने क्रिएट नहीं किया, इसको नेचर से, खुद ही नेचुरल लॉज से, नेचुरल प्रोसेसेस से, मैटर से, मैटर की आने वाली तब्दीलियों से ये दुनिया बन गई। अच्छा भी चल कैसे रही है, तो कहते हैं कोई आइडियल फॉर्म्स या गॉड या हेवनली चीज इसको नहीं चला रही। जबकि आइडियल रियलिज्म बिलीव करता है कि कॉस्मोलॉजी की कॉज जो है वो उसको चला, जो है वो एक कॉज रही है। ये कहते हैं नेचर चला रही है इसको, नेचुरल लॉज चला रही है। तो भाई इसमें नेचुरल लॉज चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुड और बैड का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा। ट्रू नॉलेज कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा। जो हमारे इर्द है, मौजूद है, ये यूनिवर्स जो मौजूद है, इसके ए बायोटेक, बायोटेक फीचर्स, मटेरियल, ह्यूमन बीइंग, ये सारे नेचर का हिस्सा है। तो ये सारे जो है ना, इन्हीं से हमें मिलेगा, गुड और बैड भी, नॉलेज भी। आपने नॉलेज लेना है, आपने इल्म लेना है, तो आप नेचर को समझे। आपको ट्रुथ जानना है तो आप नेचर को समझे। आपको जानना है कि नेचर कहाँ से आई है, तो नेचुरल लॉज को समझे। नेचर है, एवरीथिंग इज नेचर, दैट इज नेचुरलिज्म। प्लेटो, बेसिक कंपोनेंट जो इसके, अरिस्टोटल, जे रूसो। तीनों को अब एक दफा अपनी आंखें बंद करके तीनों के बारे में सोचें कि बात कहाँ हुई है, फिर हम आगे बात स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे करें, फिर मैं इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसके बारे में और चीजें पढ़ें। हाँ, आइडियलिज्म में रिलीजियस टच ज्यादा है, ठीक है। उसके अंदर आप रिलीजियस से मुराद ये लें कि वो कहते हैं कि ये जो आइडियल वर्ल्ड है ना, ये प्री डिफाइंड है। तो इसका मतलब है अगर प्री डिफाइंड है, बनाया हुआ है, तो उसका जो टच है वो रिलीजियस ज्यादा है। अच्छा, अब एक और बात ध्यान में रखिए कि ये जो ग्रीक्स थे ना, इनके यहाँ भी रिलीजियस का इम्पैक्ट, रिलीजन का इम्पैक्ट मौजूद था। मिडीवल एजेस के अंदर ग्रेट मुस्लिम्स आए, रिलीजन का इम्पैक्ट हमारा तो है ही, मतलब सारा लाइफस्टाइल ही, सारा कल्चर ही रिलीजन पे बेस करता है, हमारी सिस्टम ही सारा। उसके बाद यूरोपियंस आए, यूरोप में बहुत बड़ा इशू रहा चर्च का, चर्च के अंदर करप्शन का। इसके बाद जो यूरोप ने डेवलप है, आप कहते हैं कि मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एरास की तरफ जब आए, तो रिलीजन के रोल को उन्होंने नेगेट किया। इन्होंने कहा कि रिलीजन के रोल को मजीद कम से कम करते जाओ, रिलीजियस फैक्ट्स पर कम से कम करते जाओ, साइंस ने उसकी जगह लेता भी, साइंस उसकी जगह लेती। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब है देयर आर नो क्वेश्चन। प्लेटो बिफोर कॉमन एरा 427 से 399,
ओल्डेस्ट फिलोसफी आइडियलिज्म के बानी हैं। इस फिलोसफी का ओरिजिन जो है वो ग्रीक है। चीफ एक्सपोनेंट्स सोक्रेटिस, प्लेटो, डाइकार्ट, फ्रॉबल, स्पिनोजा, फिक, ग्रीन, हेगल एंड कांट। ये नाम है, ये भी आपने ज़हन में रखते हैं ताकि क्वेश्चन आ जाए कि ये किस फील्ड का था। तो ये मेन टेनेंट्स आप पढ़ें, जो मैंने बातें की हैं उसमें से अगर कोई और बात है तो उसको हम डिस्कस करते हैं, जो मैंने पहले आपको कहा। This world is not real, it's mere the copy of a real world that exists in an ideal world. Ideal world is perceived by mind. All the objects here are not real, they are the shadows. So if you want to know the reality, you need to know the real world instead of physical world. यहाँ पे वो एक allegory of cave में आपको समझा दूं। प्लेटो ने ना एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी हुई है। वो कहता है कि आप समझें कि एक गार है, चंद कैदी गार में मौजूद है जिनका मुंह है दीवार, उनके पीछे जो है वो आग जलाई हुई है और आग के करीब से कुछ ऑब्जेक्ट गुजरते हैं। जब ये इधर से जब ये ऑब्जेक्ट गुजरते हैं जब ये ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट गुजरते हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, तो वो कहता है इनका शेडो ना यहाँ पे पड़ता है, यहाँ यहाँ। तो ये जो प्रिजनर्स हैं इनके, जिनके हाथ बंधे हुए पीछे नहीं देख सकते, ये सिर्फ इसको देख रहे हैं, इस हिस्से को देख रहे हैं, सिर्फ इस हिस्से को, इस। तो ही सेज कि इनके लिए रियलिटी यही है, एंड ही सेज कि हमारा हाल यही है। असल रियलिटी ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये असल रियलिटी है, हम उनकी कॉपी देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो दैट इज द एलोगरी ऑफ केव। और ये पूछा जाए तो ये किसके साथ मुंसलिक है? दैट इज अटैच्ड, एसोसिएटेड विद ब्लैक होल। सेंस परसेप्शन इज डिसेप्टिव। क्यों डिसेप्टिव है भाई? क्योंकि ये तो हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और फिजिकल वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड है ही नहीं। सोर्स ऑफ नॉलेज इज रीजन एंड ह्यूमन माइंड, जो कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। द आइडियल world is perfect, unchanging and ultimate, while the physical world, being the copy of ultimate world, is imperfect and changing. Anything you have confusion इन स्लाइड्स को पढ़ने के बाद जो मैंने पहले बताया? यस, नेचुरलिज्म में ऑब्वियसली इंडिविजुअलिज्म, साइंस और सोसाइटी, उसका ज्यादा टच है। आइडियलिज्म इन एजुकेशन, अब देखें एक फिलॉसफी है ना, उसी की बुनियाद पे ही एजुकेशन सिस्टम बनना है ना। तो आइडियलिज्म में फिलॉसफी क्या है कि आइडियलिस्टिक, जो आइडियल चीज है ना, आइडियल वर्ल्ड जो है, रियलिटी जो है वो ऊपर है, हायर वर्ल्ड में है। इनेबलिंग देम, इसका जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है, इनेबलिंग देम टू अंडरस्टैंड द ट्रू रियलिटी, कि ये ट्रू रियलिटी को समझ जाए। ट्रू रियलिटी आइडियलिस्टिक फॉर्म में। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि भाई आप जो है ना, आप यहां पर हैं ह्यूमन बीइंग, और आप रियलिटी को जान जाएं क्योंकि आपको रीजन दी गई है, आपको दिमाग दिया गया है। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपनी अहमियत का पता लग जाए। तो रियलिटी को कैसे जानना है? माइंड के जरिए जानना, जो ऊपर बैठी है, जो हायर ऑर्डर में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल वर्ल्ड तो रियलिटी है ही नहीं है। आपकी रियलिटी बिलोंग करती है आइडियल वर्ल्ड में, और आइडियाज को परसीव करने के लिए आपको रीजन चाहिए। तो यू नीड टू डेवलप अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एज वेल। आपकी इनर सेल्फ के अंदर डेवलपमेंट जरूरी है। दिस इज पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देम। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। आपको हकीकत पता लग जाए, आपको ब्यूटी का पता लग जाए, इल्म हो जाए कि व्हाट इज ब्यूटी फॉर इन एक्चुअल।
सर्च फॉर द आइडियाज। आइडियाज जो हैं, जो रियलिटी हैं, उनके बारे में आप सर्च में लग जाएं, आप उनको सर्च कर लें। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, कल्चर को की प्रिजर्वेशन और प्रमोशन हो जाए। अब कल्चर क्या है? कल्चर आपकी मैनिफेस्टेशन है सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस की। सो जो सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो आपका कल्चर बन चुकी हैं, ये किसी ना किसी तरह से तो आइडियल चीजों के करीब तरीन होंगी। किसी ने तो आइडियल वर्ल्ड के अंदर देखा होगा ना कि ये गुड है, ये बैड है। यानी कि देयर इज अ स्पेस फॉर रिलीजन, ट्रेडिशंस एंड कल्चर इन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का जो करिकुलम होगा वो आइडियलिस्टिक होगा। ठीक है, अब आइडियलिस्टिक करिकुलम में आपके क्या क्या चीजें शामिल होंगी? अब मेथड्स को देखेंगे तो वो भी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ होंगे। लेक्चर मेथड में क्या है कि टीचर, आप देखें सब, आप इसको पहले आप इसको टीचर के रोल को देखिए, फिर आप आए टीचर का रोल इसमें सुप्रीम। जो टीचर है ना, असल ही नीड टू बी आइडियल, नहीं ही नीड टू बी सो मच कन्विंसिंग कि वो रियलिटी को समझा सके बच्चों। वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट दे रहा है तो उसको सबसे पहले ही नीड्स टू बी एपिटॉम ऑफ जस्टिस, लोग उसको देख के जस्टिस के बारे में सोचें। ही लीड्स द लर्निंग, लर्निंग में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो फैसिलिटेटर नहीं है, वो असल में लर्निंग करवा रहा है। उसका रोल बहुत ज्यादा है। रोल मॉडलिंग करेगा। स्ट्रॉन्ग करेक्टर ऑफ टीचर्स में पहले कह चुका, ही नीड्स, ही हेल्प्स इन करेक्टर डेवलपमेंट ऑफ सिंथेसिस। बच्चे ने जाननी है सच्चाई, उसके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसने आइडियल वर्ल्ड को सोचना है, तो उसमें वो हेल्प करेगा उसका टीचर। तो दिस इज रोल ऑफ टीचर। अब वो रोल ऑफ टीचर रोल करेगा कैसे? उसमें जो रिकमेंडेड मेथड्स हैं आइडियलिज्म वाले, वो कहते हैं लेक्चर मेथड दें, सोक्रेटिक मेथड इस्तेमाल करें, डिस्कशन मेथड इस्तेमाल करें, या रोल मॉडलिंग करवाएं। अब सोक्रेटिक मेथड एक टर्म है जो आपको शायद समझ ना आए, तो इसमें वो वही है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। सवाल करो, जवाब वो जवाब देगा, उसके जवाब को एग्जामाइन करो, देन अपना एक नया सवाल दो। सवाल करते करते सच्चाई तक पहुंच जाना, दिस इज सोक्रेटिक मेथड। सच्चा जस्टिस क्या है? जस्टिस है जी कि आप हर किसी को उसका हक दे दें। अच्छा, हर किसी को उसका हक, इसका मतलब है कि अगर किसी ने जो है वो कत्ल किया तो उसका हक ये बनता है उसको कत्ल करें, तो जस्टिस यही है कि उसको कत्ल कर दें। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है? सवालात की शक्ल में सच्चाई तक पहुंचना, दिस इज सोक्रेटिक मेथड। स्टूडेंट्स इसमें पैसिव लर्नर होते हैं, वो रेसिपिएंट होते हैं, वो सोचते हैं, वो लेते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब वो इल्म को हासिल करते हैं, बस दैट, वो एक्टिव नहीं है। इसमें डिसिप्लिन बड़ा स्ट्रिक्ट है। क्यों? इसमें थोड़ी सी मैं लॉजिक आपको देता हूँ। वो ये है कि जी देखें, आपने आपकी सच्चाइयाँ ऑलरेडी परमानेंट है, ट्रुथ परमानेंट है, वैल्यू परमानेंट है। आपका मकसद है कि उन परमानेंट वैल्यूज को बच्चे को सिखाएं। अच्छा, आपको क्या है आपने पहले डिफाइन किया हुआ है, आपने वही सिखाना है बच्चे को। तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं देंगे और फ्रीडम बहुत ज्यादा दे देंगे, डिसिप्लिन से भी दूर कर देंगे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को, नहीं तो हो सकता है कि उन गुड आइडियाज की तरफ वो जाए ना, जबकि आपका मकसद तो आइडियाज उन गुडनेस की जानब लेके जाना है, उन परमानेंट ट्रुथ की जानब लेके जाना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, जो आप चाह रहे हैं वही बच्चे को करवाना पड़ेगा। बिकॉज यू नो, टीचर को पता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसने उस अल्टीमेट रियलिटी को जानना है, जब बच्चे को भी उससे मुतारफ करवाना है, अच्छाई बुराई के कॉन्सेप्ट भी देना। अब आ जाते हैं रियलिज्म। मेरी वही बातें याद करो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। वो बातें क्या हैं? फाउंडर इसका, वो बातें यही हैं कि इट वाज अगेंस्ट द आइडियलिज्म। ये कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो रियलिटी है। फाउंडर एरिस्टोटल है, जो प्लेटो का शागिर्द है। इसने स्कूल बनाया लीसियम, और प्लेटो ने जो स्कूल बनाया था उसका नाम है एकेडमी। इसने जो थ्योरी डेवलप की वो भी डायलेक्टिक मेथड की एक मैनिफेस्टेशन है। उसने थीसिस दिया, इसने एंटीथीसिस दिया।
ग्रेट बट अनग्रेटफुल चाइल्ड भी इसको बोलते हैं। इसने अपनी कुछ किताबों में, अगर हम पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ें तो इसने अपने टीचर को, प्लेटो को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ ऑन सर्टेन लेवल्स, और इवन अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म भी है, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट बट अनग्रेटफुल चाइल्ड ऑफ प्लेटो। रियलिज्म को अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड रेस से ड्राइव किया हुआ, जिसका मतलब है मैटर। इसके चीफ एक्सपोनेंट बेकन है, मिल्टन है, एरिस्मस है और मलकास्टर है। ये भी नाम ज़हन में रखने के नाम नहीं पता। बेसिकली क्या कहता है कि देयर इज नो आइडियल वर्ल्ड, रियलिटी लाइज इन फिजिकल वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स और फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बने हुए हैं। द रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन फिजिकल वर्ल्ड, नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन माइंड। इंसान के माइंड में आइडिया है या नहीं है, सूरज मौजूद है, कव्वे मौजूद है। आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि जब जो माइंड में आपके आइडिया नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन करता है कि देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, वो तो नहीं जानता कि ये सन है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, नॉट द शैडो और कॉपी। रियलिटी कैन बी गेन थ्रू एक्सपीरियंस, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड ही हकीकत है, तो आप एक्सपीरियंस के साथ, फिजिकल एक्सपीरियंस के साथ रियलिटी को जान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके वो करें, आप फिजिकली चीज़ों को टच करेंगे, आपके मेंटल दिमाग के अंदर कॉन्स्ट्रक्ट मौजूद है और उनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। वो परमानेंट रियलिटीज नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस के साथ बदलती रहती हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन अगर हम इसके पढ़ें तो आपको इसकी जब भी आपने आगे एजुकेशन को पढ़ना है, बेसिक फिलोसफी को ज़हन में रखना है। ये कहता है कि इसका मकसद इंसान का है कि वो हैप्पी लाइफ गुजारे। ठीक है, हैप्पी लाइफ गुजारना उसका, यानी कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी सक्सेस। ट्रेनिंग सेंस ऑर्गन की करे, एम्स एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग करे। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करता है कि सेंस ऑर्गन के साथ आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी फिजिकल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप फिजिकल वर्ल्ड से अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, तो अच्छी फिजिकल डेवलपमेंट भी एम ऑफ एजुकेशन है। अडेप्टेशन विद द चेंजिंग वर्ल्ड, जब आप कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी है तो फिजिकल वर्ल्ड चेंजिंग है, तो चेंजिंग वर्ल्ड में आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही होगा ना। जो एजुकेशन का क्या मतलब होता है, अडेप्टेशन ऑफ लाइफ या प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो एजुकेशन ऐसी ही होगी जो चेंजिंग रियलिटीज के साथ बच्चे को एडजस्टमेंट सिखाए, अडेप्टेशन सिखाए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, जब आप फिजिकल वर्ल्ड आपके लिए अच्छा है, आप कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड रियलिटी है, तो उसमें फिजिकल वर्ल्ड में कामयाबी के लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए। तो जो रियलिज्म वाले हैं वो कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग दें, वोकेशनल स्कूलिंग करें। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, आपकी तनकीदी नज़र, आपकी साइंटिफिक आउटलुक होनी चाहिए। यू नीड टू नॉट लुक फॉर दैट कि ये परमानेंट एक ट्रुथ है, उसी को मैंने जानना है। परमानेंट को ट्रुथ मौजूद है, वही ठीक है बस। ये कहते हैं ट्रुथ तो चेंज हो रहे हैं, रियलिटी तो चेंज हो रही है, तो नीड टू साइंटिफिक आउटलुक। आज का ट्रुथ कल का फॉल्सहुड हो सकता है, कल का ट्रुथ होगा वो नेक्स्ट जनरेशन का फॉल्स हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एज वेल, ये सारे इनके एम्स ऑफ एजुकेशन। देन आप जाते हैं करिकुलम। जब आप करिकुलम, फिर वही रियलिज्म को ज़हन में रखें कि इनका करिकुलम कैसा होगा, इनकी फिलोसफी फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करती है। मेन फोकस ऑन वोकेशनल एंड साइंटिफिक डोमेन्स ऑफ लर्निंग और सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो साइंटिफिक है और वोकेशनल है, सबसे प्राइमरी कंसर्न इनका ये है। सेकेंडली हिस्ट्री, जियोग्राफी, लॉ। थर्डली लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। ये इनकी 3 प्रायोरिटी की कैटेगरीज है। आप अरिस्टोटल का अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम एजुकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे सारे एजुकेशन सिस्टम उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अरिस्टोटल ने अपना एक आइडियल स्टेट का निज़ाम तालीम दिया था, उसके अंदर भी उसने जो करिकुलम दिया ना, वो ऐसा ही था। वो इन सारी डोमेन्स पर मुश्तमिल था और उसके अंदर एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें नजर आती है। जिमनास्टिक भी है, आर्ट भी है, म्यूजिक भी है, उसके अंदर रीजन भी है, लॉजिक भी है, मैथमेटिक्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए कि आपने फिजिकल वर्ल्ड में कामयाब होना है,
तो आप जो सीख रहे हैं वो आपके लिए फायदामंद हो, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। स्किल्स सिखाएं, वर्ड्स ना सिखाएं। सिर्फ वर्ड्स का, आइडियाज का कुछ नहीं है, स्किल्स, इम्प्लीमेंटेशन, वोकेशनल, प्रैक्टिकल वर्क। मेथड्स जो ये रेफर करते हैं वो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इन टीचिंग मेथड्स के जरिए आप, एक्सप्लोरेशन के जरिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये अहमियत देते हैं डिसिप्लिन को, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के कि बच्चा कोशिश करेगा कि वो खुद जो है वो डिसिप्लिन ले, खुद जाने व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड नहीं। अगर आप डिसिप्लिन को 3 दर्जों में तकसीम करें, तीनों पे, आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म में, तो सबसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को करते हैं आइडियलिस्ट, उसके बाद इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता वो रियलिज्म, और सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा आज़ादी की बात करते हैं नेचुरलिज्म पर। टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, वो एक रिसर्च में एंगेज्ड होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में वो सोचता रहे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हों जो कि वो बच्चा सेंस ऑर्गन के जरिए और एक्सपेरिमेंट के जरिए सही से लर्निंग कर सके। आज की दुनिया में भी हमें इसका, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट नजर आता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, हर जो करिकुलम बनाने वाला है उसको वो सोचता है कि मेरा करिकुलम अगर यूटिलिटी वाला होगा, फायदे वाला होगा, तो ये काबिल कबूल होगा, अदरवाइज इट वुडंट बी अ गुड करिकुलम। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हर जगह में नजर आती है करिकुलम में, इवन हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकल्स होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। हर करिकुलम ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है आज के दौर में भी, जो सोशल अडेप्टेशन सिखाए कि चेंज हो रही है सोसाइटी, आपको अच्छा शहरी बनाना है। जब आज के दौर में हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो तालीम का मकसद एक ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजनशिप सिखाई जाए। सो 1 मिनट रह गया, आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, हम देन नेचुरलिज्म पढ़ते हैं। सवाल भी मैं लेता हूँ।